सनाया के लहजे में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। अपनी बात कहने के बाद सनाया ने आहान की तरफ एक नज़र देखा और हैरानी से मन ही मन में बोली, आहान का नेचर इतना शांत क्यों है? क्या वो अपने खिलाफ कुछ कहने वाले से नाराज़ नहीं होता? अगर आहान की जगह किसी ने मुझसे इस तरह बिहेव किया होता तो मैं बहुत पहले ही इस जगह से चली जाती। सनाया को नाराज़ होते देखकर प्रेम और उसके दोस्त भी सीरियस हो गए। राज बेदी ने सनाया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस सनाया, आप प्लीज़ अपसेट मत होइए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। सनाया कुछ और भी कहने वाली थी पर आहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सनाया ने उसकी तरफ देखा तो आहान ने आंखों ही आंखों में उसे बात को आगे न बढ़ाने का इशारा कर दिया। अब उस प्राइवेट रूम का माहौल थोड़ा अकवर्ड हो गया था। सनाया गिल जैसे ही होशियार और स्मार्ट बिजनेस वूमेन आहान के लिए इतनी प्रोक्टिव और पॉजिटिव कैसे हो सकती थी? सनाया के इस रिएक्शन ने रूम में मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया था। रूपल ने दिल ही दिल में कहा, सनाया, ये तुम्हें क्या हो गया है यार? इस आहान ने तुम पर कोई जादू किया है या तुम सच में इस गुड फॉर नथिंग लड़के के प्यार में अंधी हो गई हो? ओ गॉड, आई कैन नॉट टेक दिस। रूपल थोड़ी ज़्यादा ही इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसने अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर जाना सही समझा। वो सीधा रूम से निकलकर वॉशरूम में गई और अपना चेहरा धोकर थोड़ी फ्रेश हो गई। बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा आदमी खड़ा था। उस आदमी से शराब की बहुत ज़्यादा तेज बदबू आ रही थी। गले में सोने के चेन्स पहना हुआ था। वो आदमी रूपल की तरफ ही आ रहा था। एकदम से रूपल के सीने में घबराहट पैदा हो गई, मगर वो भागकर जा भी कहाँ सकती थी। पीछे दरवाज़ा था। रूपल ने देखा कि उस मोटे आदमी का हाथ रूपल के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे एकदम से रूपल ने कुछ सोचा और अपने सामने खड़े उस गंजे और मोटे आदमी को लात मार दी। वैसे तो रूपल की किक की वजह से वो आदमी कुछ कदम पीछे हट गया, मगर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्सा था। रूपल की हैरानी के लिए उल्टा वो आदमी हंसने लगा। लड़की, तुम तो बहुत इनग्रेटिक हो। वैसे एक बात बताओ, क्या ये एनर्जी मुझे बेड पर भी देखने को मिलेगी? उस आदमी की ऐसी कही बात सुनकर रूपल के चेहरे पर नफरत उतर आई। रूपल ने उस आदमी से गुस्सेल अंदाज में कहा, घटिया। ये कहकर वो प्राइवेट रूम से वापस जाने लगी। तभी उस गंजे और मोटे आदमी ने रूपल का पीछा करते हुए कहा, मैं घटिया? जरा अपनी तरफ देखो लड़की, तुमने इतने छोटे और तंग कपड़े पहने हुए हैं। क्या तुम यहाँ अपने आप को बेचने नहीं आई हो? चलो अब ज़्यादा नखरे मत करो। आज रात मेरे साथ सोने के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। चलो। अपने आखिरी शब्द को आते हुए उस गंजे और मोटे आदमी ने रूपल की कमर को पकड़ लिया था। अब रूपल ने ज़्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अपने आप को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश में रूपल ने वो थप्पड़ कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मारा था। उस गंजे और मोटे आदमी का चेहरा एक ही लड़की की थप्पड़ से सूज गया था और उसकी सूजन की वजह से जब इस बार उस आदमी ने रूपल की तरफ देखा तो वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने गुस्से से रूपल की तरफ देखकर कहा, बेशरम लड़की, अब तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही दम लूँगा। उस आदमी की ऐसी धमकी सुनकर रूपल डर गई। अगले ही पल वो गंजे और मोटे आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई वैक्सी की बोतल रूपल की तरफ फेंक दी। रूपल अपनी घबराई हुई थी कि उसने मन में विस्की की बोतल में बचने का भी ख्याल नहीं आया। रूपल ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इस सेकंड को 2 सेकंड 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची। इसलिए क्रेजली के मारे रूपल ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही रूपल ने देखा कि एक बड़े से हाथ में उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था। रूपल फिर क्रेजली से देखने के लिए अपनी नज़रें उठाई कि वो हाथ किसका था। अगले ही पल रूपल की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से रूपल को बचाया था वो कोई और नहीं, आहान था। आहान ने बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए विस्की की बोतल पकड़ ली थी। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को ज़मीन पर रख दिया और उस मोटे और गंजे आदमी से कहा, आपको कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। आहान के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से उस मोटे और गंजे आदमी को गुस्सा आ गया। उसने आहान से नफरत भरे अंदाज में कहा, अच्छा तो अब मैं बताता हूँ
कि मुझे कितनी चढ़ गई हैं। अपनी बात कहते हुए उस मोटे और गंजे आदमी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली और आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, मगर ये अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर से किक करके उस आदमी को ज़मीन पर गिरा दिया। आहान के इस मोमेंट से रूपल हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहाँ पर शोर सुनकर भागते हुए आए। डरी हुई रूपल को देखकर उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो रूपल? रूपल ने जवाब देते हुए ज़मीन पर गिरे हुए आदमी की तरफ गुस्से से देखा और बोली, ये मोटा सुअर बदतमीज़ कहीं का, इसने आसपास किसी न होने की वजह से मेरा फ़ायदा लेने की कोशिश की। रूपल की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराज़गी दिखने लगी। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड रेस्टोरेंट उसके ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था, इसलिए उसने कुछ सोचा और कहा, ब्लडी हिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपल के ऐसा करने की? घटिया आदमी। अपनी बात कहते हुए प्रेम मल्होत्रा जाकर उस मोटे और गंजे आदमी के हाथ पर खड़ा हो गया। रूपल उस आदमी के हाथ की कोई टूटी हुई हड्डी थी, इसलिए वो दर्द से कराहने लगा, मगर प्रेम मल्होत्रा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा राज बेदी ने भी उस मोटे आदमी को कई बार किक किया। वो दोनों इस सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही बेरहमी दिखा रहे थे। ये देखकर आहान को अच्छा नहीं लगा। अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों उस आदमी कुछ ज़्यादा ही पीट रहे हैं। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, मगर उसने जो कपड़े पहने हैं, जो जूते पहने हैं, वो उसकी वॉच, ये सब बहुत महंगी ब्रांडेड हैं। ये बात तो साफ़ है कि यह आदमी कोई आम शराबी नहीं, मगर ज़्यादा तार मार पड़ने से इस आदमी को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए हम सब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सज़ा मिल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मर जाएगा। आहान ने अपनी यह बात अच्छे इरादे से कही थी। ऐसी बात नहीं थी कि आहान को उस मोटे और गंजे आदमी पर तरस आ रहा था, लेकिन ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। मगर ये लड़के कहाँ समझने वाले थे। राज बेदी ने आहान से अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर पर लें। राज बेदी की बात ख़त्म होते ही प्रेम मल्होत्रा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, और अगर ये मोटा सांड यहाँ मर भी गया तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस मैटर को आसानी से स्टेल डाउन कर दूँगा। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और रूपल ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में कहा, मैं इस गुड ऑफ नथिंग लड़के को थैंक्स कहने के मूड में थी और इस बेवकूफ़ आहान ने डरपोकने वाली बात कर दी। एक ही तो अच्छा इम्प्रेसिव था आहान ने, वो भी ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया। रूपल को आहान का चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में स्कैन कैरेट करना थोड़ा तो अजीब था, इसलिए रूपल ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ो इस सब को, हम वापस जाकर लंच कंटिन्यू करते हैं। राज ने रूपल की बात मानकर डिसाइड किया, अब रूपल ने ही कह दिया तो इस मोटे को छोड़ देते हैं। उसके बाद रूपल प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर यह सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम के बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आ गए। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सब के साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते देखा तो वो गुस्सा हो गया। लगता है इस मोटे आदमी की चमड़ी इससे ज़्यादा मोटी है। इतने मार खाने के बाद भी इसकी अक्ल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अभी इस सबको मज़ा चखाता हूँ, प्रेम मल्होत्रा ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था तो वो मोटा गंजा आदमी, जिसका नाम गजेंद्र था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ ही आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा इस होटल का मालिक था।
अपने ही होटल में क्या ऐसे ही कुछ गुंडे को देखकर वो घबरा जाता। अब बात उसकी इज्जत की थी, इसलिए प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को ज़ोर से लात मार दी, क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी। वो एक बार फिर से जाकर ज़मीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम से लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था। उसे करेटा में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब जब सब ज़मीन पर गिरे हुए थे तो प्रेम मल्होत्रा बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक भी नहीं हो। प्रेम की जीत पर पारस अग्रवाल ने उसे चेयर करते हुए कहा, वाह मेरे शेर। प्रेम मेरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे। ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, रूपल, मिस सनाया, क्या आप ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में रूपल और सनाया ने हामी भर दी। प्रेम सनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि सनाया की नज़रें तो आहान की तरफ थी। वो आहान को चुपचाप बैठा ज़मीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रही थी। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। पारस ने प्रेम से सवाल करते हुए कहा, भाई, अब इन निठल्ले गुंडों का क्या करना है? क्या किसी को इन सबको दफनाने के लिए बुला लूं? पारस बस अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज़ आई, अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये किसकी आवाज़ थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने सबको बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंस दिया था? अब आहान क्या करेगा? अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये आवाज़ सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, मगर ये बात जिसने कही थी उसका चेहरा साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। प्रेम ने उस आदमी को बहुत ही घमंड के साथ चैलेंज करते हुए कहा, हाँ तो मैं कहाँ डरता हूँ, तुम सामने तो आओ, मैं ज़रूर तुम्हारा भी सामना करूँगा, और हाँ, तुम्हें भी धूल चटाकर ही दम लूँगा। आओ तो ज़रा। ये सुनकर प्रेम और राज हंसने लगे। तुम सबको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई एरा गेरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर एक जख्म का लंबा कट, हट्टा कट्टा बॉडी टाइप, और हाँ, एक हाथ पर लगा हुआ फ्रैक्चर का कास्ट। प्रेम और बाकी सबके सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विकी भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सब के बिकअप्स को देखकर यह पता चलना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब वेल ट्रेंडिंग फाइटर थे। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही थी। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिली हर महीने जिस विकी भाई को डरकर प्रोटेक्शन फीस या फिर जिसे हफ्ता कहा जाता था वो भेजते थे, आज उन्होंने उस ही विकी भाई से पंगा ले लिया था। अंदर आते ही विकी भाई ने एक नज़र ज़मीन पर गिरे हुए अपने आदमियों को देखा और प्रेम की तरफ देखकर कहा, अभी अभी कौन मुझे चैलेंज कर रहा था? एकदम से घबराहट के मारे प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए विकी भाई से कहा, विकी भाई के जवाब में कहा, भाई, वो हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि सामने आप खड़े थे, हमें माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर विकी भाई ने अपने कदम आगे बढ़ाए और प्रेम के पास जाते हुए उसने कहा, ओहो, तो वो मजाक था। कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। ये कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं? ये सुनते ही प्रेम और राज पारस की तरफ देखने लगे। पारस ने फिर थोड़ी हिम्मत की और डरते हुए विक्की भाई से सवाल करते हुए कहा, कैसा मजाक भाई? ये सुनने के बाद विक्की भाई ने कुछ सोचने का दिखावा किया। कुछ देर की खामोशी के बाद विक्की भाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने पारस की तरफ देखकर उससे कहा, क्यों ना गोटियाँ खेली जाए? बचपन में मैं जैसे खेलते थे, लेकिन कुछ नया खेलते हैं।
एक ट्विस्ट के साथ। बस इस बार तुम तीनों की आंखों के साथ खेलेंगे। जैसे ही पारस ने ये बात सुनी, डर के मारा बेचारा कांपने लगा। विक्की भाई की बात खत्म होते ही उसके पीछे खड़े गुंडों में से एक आदमी पारस की तरफ बढ़ने लगा। अब प्रेम भी घबराने लगा। उसे डर था कि कहीं सच में पारस और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए प्रेम ने कुछ सोचा और बहुत हिम्मत करके विक्की भाई से कहा, विक्की भाई क्यों ना हम बात करके इस मामले को सुलझा दें। मगर जवाब में प्रेम के सीने पर एक जोर की लात पड़ी और वो कराटे का बैलेंस बेल्ट फाइटर ज़मीन पर लेटा अपना सीना पकड़कर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उन दोनों ने विक्की भाई से रोते हुए कहा, विक्की भाई हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए प्लीज़। मगर अगर वो बेरहम ना होता तो विक्की भाई इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा कैसे बन पाता। उल्टा उसने अपने आदमियों को इशारा किया और विक्की भाई के गुंडे हिंटर से पारस और राज को मारने लगे। वो सबके सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नज़ारा देखकर वहाँ खड़ी रूपल और सनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर रूपल और सनाया अच्छे से जानते थे कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। विक्की भाई को अपने सामने चल रही ये पिटाई देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे कमरे में बैठा एक लड़का। बैठे हुए आहान ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मैं जानता था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। इस विक्की को पीटे हुए मुझे अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। खैर अब तक जब तक सनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस पर सब में इंटरेस्ट फेयर नहीं करूँगा। ये सोचते हुए आहान ने अपनी वाइफ सनाया का हाथ धीरे से खींचकर उसे अंधेरे में कर लिया ताकि किसी की नज़र सनाया की ओर ना जाए। विक्की भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन तीनों रईसों के बिगड़ेल बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। मार खाते हुए एकदम से राज बेदी ने कुछ सोचा और विक्की भाई से कहा, विक्की भाई हमें जाने दीजिए। अगर आपने हमारा पीछा छोड़ दिया तो मैं पापा से कहकर आपको 2 करोड़ भेज दूंगा। प्लीज़ हमें जाने दीजिए। वैसे ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा और पारस अग्रवाल की आंखों में उम्मीद नज़र आने लगी। उन्हें लगा कि इतना अच्छा ऑफ़र सुनने के बाद विक्की भाई उन्हें पक्का छोड़ देगा। वो तीनों अब विक्की के एक्सप्रेशन की तरफ देखने लगे। विक्की भाई ने कुछ कंसिडर करने के बाद राज बेदी से सवाल करते हुए कहा, 2 करोड़ रकम तो अच्छी है। वैसे तू तो अपने मेयर का बेटा है। तू तो अपने मेयर का बेटा है ना। विक्की की इस सवाल सुनकर राज बेदी की जान में जान आ गई। उसने सोचा कि मेयर का बेटा होने का सुनने के बाद विक्की भाई तो उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी भी मांगेगा और उसे जाने भी देगा। ये सोचकर राज बेदी की आंखें चमकने लगी। उसने मुस्कान के साथ विक्की भाई की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई मैं ही हूँ मेयर का बेटा। ये सुनते ही विक्की भाई के चेहरे पर नफरत उतर आई। विक्की भाई ने फिर अपने दांत पीसते हुए राज बेदी से कहा, साले तेरा बाप भी मेरा नाम सुनकर डर से कांपने लगता है और तू मुझे उसका नाम सुनाकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या तेरे 2 करोड़ से मेरी ज़िंदगी चल रही है। राज बेदी की तो अब हालत देखने जैसी हो गई थी। वो बेचारा अब रोने लगा। विक्की भाई ने फिर अपने एक आदमी की तरफ देखकर उससे कहा, 1 मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दो। फिर भी इसकी जुबान खामोश नहीं हुई तो गर्दन भी तोड़ दो और फिर याद से उसके चौथे के दिन मेरी तरफ से मेयर को 2 करोड़ भेज देना, समझ गया। विक्की भाई की बात सुनकर उसके आदमी ने हामी भरते हुए कहा, जी भाई। विक्की भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रोड पकड़ा और राज बेदी को मारने की तैयारी करने लगा। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रूपल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही रूपल ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। इससे पहले कि रूपल कुछ कह पाती, जमीन पर लेटे हुए गजेंद्र ने खड़े होते हुए कहा, कमीनी, तुम अभी भी अपना मुंह चला रही हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई। गजेंद्र के सवाल पर रूपल ने कुछ भी नहीं कहा, मगर अब विक्की भाई रूपल की तरफ इंटरेस्टेड होकर देखने लगा। अचानक से उसकी आंखों में दिलचस्पी नज़र आने लगी। वैसे भी विक्की भाई को खूबसूरत
खूबसूरती बहुत बहाती थी और रूपल वो खूबसूरती और फिगर के मामले में सनाया से कम नहीं थी। विकी भाई को रूपल अपने नए टारगेट के तौर पर पसंद आ गई। उसने रूपल की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहा, क्या ये मेयर का बेटा या उसका कोई दोस्त तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूपल ने तुरंत नाम में सिर हिला दिया और अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए विकी भाई से बोली, नहीं, प्रेम और बाकी दोनों मेरे दोस्त हैं। वो तो इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए। मगर इससे पहले रूपल अपनी पूरी बात कर पाती, विक्की भाई ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, क्या मैंने ये सब पूछा था? ये सुनते हैं नर्वस होकर रूपल की नज़रें झुक गई। उसने घबराते हुए विक्की भाई से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब विक्की भाई के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। तभी गजेंद्र ने विक्की भाई को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई अब इस सब में बात करके वक्त बर्बाद करने जैसा कुछ नहीं है। आज रात आप इस लड़की को अच्छा सबक सिखा दीजिए, आगे से ज़्यादा मुंह चलाना भूल जाएगी। गजेंद्र की बात का क्या मतलब था, ये वहाँ मौजूद हर कोई जानता था। ये सुनते ही विक्की भाई की आंखें चमकने लगी। उसने रूपल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अपने सामने खड़ी उस घबराई हुई लड़की को देखकर विक्की भाई ने सवाल करते हुए कहा, तो क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है कि गजेंद्र सही कह रहा है, मगर तुम डरो मत, मैं तुम्हें ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये कहते हुए विक्की भाई की आंखों से लालच टपक रही थी, मगर इससे पहले वो या कोई और कुछ कह पाता, एक कॉन्फिडेंस आवाज़ ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विक्की भाई ने जब इस आवाज़ की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एकदम से विक्की भाई ने रूपल का हाथ छोड़ दिया और अपनी आंखें मसलने लगा। यह आवाज़ किसी और की नहीं, सनाया की थी। अब तक जिस सनाया को देखकर विक्की भाई की आंखें खुश हो जाती थी, आज उसी सनाया को देखकर विक्की भाई के माथे पर पसीना उभर आया था। विक्की भाई को प्लाजा बार में उस दिन जो हुआ वो किसी फ्लैशबैक की तरह याद आ गया। आहान ने जिस तरह से उसे और उसके आदमियों को, यहाँ तक कि रॉकी को भी मारा था, उसके बाद अब तक विक्की भाई को चैन की नींद नहीं आई थी। विक्की भाई के हाथ का फ्रैक्चर, आंखों में उभरा डर और वो सारी यादें किसी टर्मोमा से कम नहीं थे। और विक्की भाई पर आहान से मिलने की नौबत सिर्फ और सिर्फ सनाया की वजह से आई थी। जहां एक तरफ विक्की भाई की सांस अटक रही थी, गजेंद्र को इस सिचुएशन को देखकर मज़े आ रहे थे। उसने विक्की भाई से कहा, भाई क्या दिन है, एक ही रूम में शहर की दो दो खूबसूरत लड़कियां मिल गई। ऐसा नज़ारा तो बार में भी देखने को नहीं मिलता। लगता है आज रात आपके मज़े हैं। अपनी ये बात कहते हुए गजेंद्र ने अपना हाथ सनाया की तरफ बढ़ा दिया, मगर इससे पहले कि वो सनाया को छू पाता, विक्की भाई ने गुस्से से चिल्लाकर उससे कहा, हाथ हटाओ और निकलो यहाँ से। विक्की भाई के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरान थे, क्योंकि अंधेरे में कोई बाहर आ गया था, जिसे देखकर विक्की की भी धड़कनें तेज ही हो गई थी। वो कोई और नहीं, आहान था। विक्की भाई को अपनी जान प्यारी थी और ये गजेंद्र अपनी और विक्की की मौत को न्योता दे रहा था। इस सब से अनजान गजेंद्र ने कहा, भाई, लेकिन गजेंद्र आगे कुछ कह ही नहीं पाया। विक्की ने उसे धमकाते हुए कहा, मिस सनाया के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। विक्की भाई की इस बात को सुनकर जितनी हैरानी गजेंद्र को हो रही थी, प्रेम और बाकी सब भी उतने ही शॉक्ड थे। खुद सनाया भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। सनाया ने जब से विक्की भाई को इस रूम के अंदर आते हुए देखा था, उसके दिल में अजीब सा डर मचल रहा था। लेकिन जब सनाया ने देखा कि रूपल खतरे में थी, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार थी, मगर विक्की भाई के ऐसे रिएक्शन ने उसे हैरान कर दिया था। सनाया अब थोड़ी परेशान हो गई। इस बारे में सोचते उसने मन ही मन में कहा, इस विक्की को क्या हो गया है? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद मैं तो बस यही प्रे कर रही थी कि कभी इस विक्की भाई का चेहरा ना देखना पड़े, लेकिन इस आदमी के तो रंग ही बदल गए हैं। एकदम से ऐसा क्या हो गया है? कहीं ये सब इस विक्की के किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या सच में विक्की भाई किसी प्लान के साथ आया था? क्या सनाया सच का पता लगा पाएगी? आगे क्या होगा? सनाया कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि जो विक्की कुछ दिनों पहले तक शौर्य के कहने पर सनाया की जान भी लेने के लिए भी तैयार था,
वो एकदम से सनाया से घबरा रहा था। ये थोड़ा अजीब था। दूसरी तरफ सनाया के पीछे खड़े आहान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे मानो वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। आहान को विकी भाई से ऐसे बिहेवियर की बिल्कुल भी उम्मीद ही थी, इसलिए आहान कुछ भी किए बिना चुपचाप खड़ा था। विकी भाई सनाया के सामने नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया। मिस सनाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ लंच पर आई थी। अगर मुझे इस बात की ज़रा भी खबर होती तो मैं गलती से भी नहीं होने देता। विक्की भाई ने बहुत ही ईमानदार लगते हुए सनाया से माफ़ी मांगी। विक्की भाई जैसे इंसान के रूप में बने हैवान की इस माफ़ी को सुनकर सिर्फ प्रेम और उसके दोस्त ही नहीं, खुद विक्की के आदमी भी दंग रह गए थे। इतना ही नहीं, रूपल का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। क्या ये वही विक्की भाई था जिसकी आंखों में कुछ देर पहले एक ऑर्गेन्स नज़र आ रहा था और अब वो सनाया के सामने इस तरह माफ़ी मांग रहा था मानो सनाया के हाथों में उसकी जान थी। विक्की की मजबूरी को उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। विक्की भाई ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, अब तक आहान ने कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब है कि मैंने उसे नाराज़ नहीं किया है। अच्छा हुआ कि मैंने सबके सामने इस तरह दिखावा किया कि मैं आहान को नहीं जानता, वरना पता नहीं आज मैं ज़िंदा रह भी पाता या नहीं। बस सब कुछ सही से हो जाए। ये बेवकूफ़ गजेंद्र, इसकी वजह से मैं फिर से अपनी मौत को अपने सामने देख रहा हूँ। आगे विक्की भाई ने कहा, मिस सनाया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मेरे और मेरे साथियों की वजह से आपके दोस्तों को इतना ज़ख्मी होना पड़ा, मगर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सबको हॉस्पिटल में ले जाऊँगा। ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा, पारस अग्रवाल और राज बेदी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। आगे विक्की भाई ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, और हाँ मिस सनाया, ये गजेंद्र बहुत ही बड़ा वाला बेवकूफ़ है। इसकी अय्याश हरकतों की वजह से आपको और आपके दोस्त को घबराना पड़ा। वैसे तो इस नालायक गजेंद्र की गलती कि मैं चाहकर भी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको जो भी टेंशन और इरिटेशन हुई है उसके बदले मैं आपको 50 लाख रुपए भेज दूंगा। प्लीज़ उसे कम मत समझिएगा। ये कहकर विक्की ने नज़रें चुराकर आहान की तरफ देखा। विक्की भाई ने कुछ सोचा और अंदाज़ा लगाते हुए कहा, लगता है कि ये मेयर का बेटा और उसके दोस्त आहान के साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं है, वरना आहान इनको ऐसे मार खाते हुए नहीं देखता। खैर जाने दो, अच्छा ही है मेरे थोड़े पैसे बच गए। विक्की भाई के दिल में चल रही बातों से अनजान सनाया ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? विक्की भाई सनाया के सवाल के पीछे का मतलब समझ गया। वो जानता था कि आगे सनाया उससे पैसे लेने से मना कर देगी, इसलिए विक्की भाई ने उसे टोकते हुए कहा, मिस सनाया, आप ज़्यादा सोचकर परेशान मत होइए। मैं एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ी देर में पैसे आपके पास पहुँच जाएंगे और मैं किसी को भेजकर आपके दोस्तों को हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर सनाया की किसी बात को सुने बिना ही विक्की भाई वहाँ से चला गया। गजेंद्र अपने बॉस की नाराज़गी से घबरा रहा था, तो उसने भी रूपल और बाकी सबको नज़रअंदाज किया और जल्दी से जल्द में विक्की भाई का पीछा करने लगा। बाकी आदमी भी प्राइवेट रूम के बाहर चले गए और बच्चे कुछ 4-5 आदमियों ने मिलकर प्रेम, राज और पारस को उठा लिया। जब फाइनली प्राइड होटल के उस प्राइवेट रूम में सनाया, आहान और रूपल ही बचे हुए थे, तब सनाया कुछ रिएक्ट कर पाई। उसने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। रूपल की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सनाया से सवाल करते हुए कहा, सनाया, वो विक्की भाई तुमसे इतना क्यों डर रहा है? तुम्हें देखने के बाद तो उस विक्की भाई के होश ही उड़ गए थे। रूपल के इस सवाल को सुनने के बाद सनाया एक कुर्सी पर बैठ गई और एब्सेंट माइंड होकर बोली, रूपल, अगर मैं ये कहूँ कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया था। ये सुनने के बाद रूपल ने पूछा, तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो? सनाया, मुझे शुरुआत से इस विक्की भाई के बारे में सब कुछ बताओ, ये क्या चैप्टर है? सनाया ने रूपल को प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। उन सब बातों को याद करते हुए सनाया एक बार फिर से सहम गई थी। उस दिन की बात और आज जिस तरह का बिहेवियर विक्की भाई का था, उन दोनों चीज़ों के बारे में सोचकर रूपल थोड़ी कंफ्यूज हो गई।
बहुत सोचने के बाद भी रूपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा था। इस बारे में सोचते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सनाया कह रही है उस दिन प्लाजा बार में पुलिस के आने की वजह से सब कुछ रुक गया था, और उस दिन के बाद आज जब सनाया और विक्की एक दूसरे से मिले तो विक्की भाई के सारे तेवर कहीं गायब ही हो गए थे। जो गुंडा शहर के मेयर से भी नहीं डरता, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और केस के डर से सनाया के सामने भीगा बिल्ला कैसे बन सकता है? इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचने के बाद रूपल ने एक नज़र आहान की तरफ देखा और आंखों में एक अजीब तरह का डाउट लेकर कहा, सुनो आहान, क्या तुम विक्की भाई को जानते हो? ये एक औरत का सिक्स सेंस था जो रूपल को ये कह रहा था कि विक्की भाई के बदले तेवर का आहान से कोई ना कोई लेना देना तो ज़रूर था। मगर आहान ने यह सवाल सुनने के बाद अपने कंधे उचकाकर कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है भला? आहान ने अपनी बात इस तरह कही कि शायद ही कोई उसकी बात पर शक कर पाता। वो बहुत अनजान बनकर ऐसा प्रेटेंस कर रहा था कि विक्की भाई का नाम उसने पहली बार सुना था। मगर रूपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, क्या सच में? मगर आहान कौन था? क्या वो इतना बेवकूफ़ था कि इस बात को यूं ही मान लेता कि अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने विक्की भाई जैसे बिग सूट गुंडे का हाथ भी तोड़ दिया था? आहान ने हेल्पलेस लगते हुए रूपल से कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर उस विक्की भाई से ही पूछ लो। सिर्फ रूपल ही नहीं, सनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान को तो इस सबसे कोई हाथ नहीं था। मगर सनाया की इस अनजाने में कोई भी लॉजिक नहीं था। जैसे कि आहान ने कहा था, आहान एक नॉर्मल इंसान था जिसका स्पोर्ट से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी गुंडे को पर्सनली कैसे जान सकता था? ये सोचकर सनाया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था। लेकिन रूपल को आहान पर शक करने से छुटकारा नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फ्लेसी है। आहान ने प्रेम को उस गजेंद्र से पंगा लेने को से रोका भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ मैंने भी आहान को बुज़दिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था? ये सब कोई इत्तेफाक है या सच में मेरा इंटेंशन सही तरफ जा रहा है? रूपल ने फिर से खुद से ही सवाल करते हुए कहा। दूसरी तरफ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद गजेंद्र ने जल्दी से विक्की भाई को अप्रोच किया। सॉरी भाई, मेरा आपको किसी मुसीबत में डालने का कोई इरादा नहीं था। विक्की खुद इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए गजेंद्र को डांट लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। वो ज़रूरी था तो ये कि विक्की भाई जल्दी से जल्दी इस होटल से बाहर निकल पाता। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र की माफ़ी को नज़रअंदाज कर दिया। गजेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई वैसे वो लड़की क्या नाम था? हाँ, सनाया। क्या वो किसी बड़े बैकग्राउंड से आई हैं? आप उसे देखकर इतने नरमी के साथ क्यों फेस आ रहे थे? ये सवाल सुनने के बाद विक्की भाई ने सीधा जवाब देकर कहा, नहीं, वो लड़की किसी खास बैकग्राउंड से नहीं आई है, लेकिन जो लड़का उसके बैकग्राउंड में खड़ा था ना, वो कोई आम लड़का नहीं है। बहुत तगड़ा बंदा है वो। अगर आगे से कभी वो लड़का दिखे तो भाग जाना, उसके सामने जाने की हिम्मत भी मत करना। विक्की भाई की आंखों में झलक रहे डर को देखकर गजेंद्र कंफ्यूज हो गया। उसने एक और सवाल करते हुए कहा, भाई उसने ऐसा क्या किया है? इस सवाल को सुनते ही विक्की भाई ने अपने हाथ पर लगे फ्रैक्चर की तरफ देखकर कहा, इशारा करते हुए कहा, ये दिख रहा है? उस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उस दिन अगर आहान की बीवी वो सनाया बेहोश ना हुई होती तो उसे बचाना ज़रूरी ना होता, तो शायद मैं जिंदा भी ना बच पाता। विक्की भाई की बात सुनने के बाद एक डर की लहर गजेंद्र के दिल में भी उठ गई। थैंक यू भाई, अगर आपने सही वक्त पर मुझे नहीं रोका होता तो वो लड़का मेरा भी हाथ तोड़ देता। विक्की भाई ने जब ये बात सुनी तो उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। विक्की भाई समझ सकता था कि उस आहान के डर से किसी की हालत कैसी हो सकती थी। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कोई बात नहीं, अब आगे से ख्याल रखना। ऐसे किसी मुसीबत को खुद की गले मत लगा लेना जो तुम्हें आगे जाकर तकलीफ पहुंचा सकती है। समझ गए? गजेंद्र ने इस बात पर तुरंत हामी भर दी और विक्की भाई गजेंद्र और अपने बाकी आदमियों के साथ वहां से चला गया। सनाया और आहान भी कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोर बेल बजने लगा। सनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा,
आहान, क्या मोम शाम में नहीं आने वाली थी? जल्दी कैसे आ गई? आहान को भी कुछ पता नहीं था। उसने कंधे उचकाते हुए सनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, शायद मोम कुछ भूल गई होगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आहान ने दरवाज़ा खोला, बाहर विक्की भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान एटीट्यूड हो गया। क्या विक्की भाई ने बदला लेने के लिए किसी को यहाँ भेजा था? आहान ने बिना कुछ कहे बस सवालिया अंदाज से उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने घबराते हुए कहा, सर, वो विक्की भाई ने बीफ केस भेजने के लिए कहा था। विक्की भाई की तरफ से एक बार फिर से सॉरी, ये लीजिए। ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफ केस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफ केस की तरफ घूरकर देखा मगर उसका हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतज़ार किया और फिर इस ब्रीफ केस के दरवाजे पर रखकर कहा, वहाँ से चला गया। आहान को ये जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी सनाया ने वहाँ आ गई और उसने आहान से कहा, आहान, कौन आया था? आहान ने दरवाजे से लगे ब्रीफ केस को उठाया और दरवाज़ा बंद करते हुए सनाया से कहा, विक्की भाई की तरफ से ये ब्रीफ केस आया है। सनाया ने आहान का पीछा करते हुए उसी से कहा, क्या है इस ब्रीफ केस में? मुझे ये विक्की भाई नामी इंसान कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता है। ये जो कुछ भी करता है उसमें मुझे सब कुछ अवॉर्ड की लगता है। अंदर आते ही आहान ने वो ब्रीफ केस टेबल पर रख दिया। आहान और सनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफ केस खोल दिया। जब आहान और सनाया ने उस ब्रीफ केस को अंदर जो भी देखा उसे देखकर सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, व्हाट द हेल, इस ब्रीफ केस में ऐसा क्या था? जिसे देखकर सनाया हैरान हो गई थी। क्या विक्की भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? अब आगे क्या होगा?